हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड रिसोर्स एलोकेशन। तो इससे पहले के वीडियो में हमने ये जाना था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है उसमें रिसोर्स एलोकेशन किस प्रकार से होता है। तो आज का जो ये अपना वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर रिसोर्स एलोकेशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप रिसोर्स एलोकेशन का मतलब समझते हैं। जो इकोनॉमी होती है उस इकोनॉमी में अगर आप संसाधनों के आवंटन की या रिसोर्स एलोकेशन की बात करते हैं तो इसका संबंध जो होता है सेंट्रल प्रॉब्लम से होता है कि जो मुख्य रूप से अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड टू whom टू बी प्रोड्यूस्ड। तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए जब हम जो भी रणनीति अपनाते हैं कि किन किन वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, प्रोडक्शन किस प्रकार से किया जाए और प्रोडक्शन किसके लिए किया जाए, तो इस सारी प्रोसेस को हम जो है रिसोर्स एलोकेशन या संसाधन आवंटन कहते हैं। तो अलग-अलग प्रकार की जो इकोनॉमीज़ होती है, उन इकोनॉमीज़ में जो रिसोर्स एलोकेशन का कार्य है, वो अलग-अलग तरीके से होता है। तो अर्थव्यवस्थाएँ जो होती है, वो किस प्रकार से काम करती है, उनकी क्या विशेषताएँ होती है, तो अर्थव्यवस्थाओं को हम उनकी अलग-अलग कार्यविधि, कार्यप्रणाली के आधार पर 3 भागों में बाँट सकते हैं। पहला है पूँजीवादी या बाज़ार अर्थव्यवस्था, जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। दूसरी है समाजवादी या केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, जिसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। और तीसरी है मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इनमें से हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देख चुके हैं कि किस प्रकार से जो बाजार तंत्र होता है, वो बाजार तंत्र जो होता है रिसोर्स एलोकेशन का कार्य करता है। तो आज हम ये देखते हैं कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है या जो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था है, उसमें किस प्रकार से रिसोर्स एलोकेशन का कार्य किया जाता है। तो पहले आप ये जानते हैं कि केंद्रीय नियोजित या समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं। यह आर्थिक क्रियाओं की एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें सारी की सारी आर्थिक गतिविधियां जो होती है वो सरकार के नियंत्रण में होती है। यानी जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, चाहे वो उत्पादन से संबंधित हो, चाहे वो उपभोग से संबंधित हो, चाहे वो वितरण से संबंधित हो, चाहे वो निवेश से संबंधित हो, चाहे वो बचत से संबंधित हो, जो भी आर्थिक गतिविधि है वो पूरी तरह से सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है। और ये सारी की सारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उन सभी आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण होता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो केंद्रीय नियोजित या जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बिल्कुल विपरीत एक आर्थिक कार्यों की प्रणाली है। अब हम जो अपने समाजवादी अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को एक-एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व, कि देश के पास में जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वो भौतिक संसाधन हो, सभी संसाधनों के ऊपर पूरे समुदाय का अधिकार होता है। यानी जो भी संसाधन है, उन संसाधनों के ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, उसके ऊपर सरकार का या समाज का या पूरे समुदाय का अधिकार होता है। और ये जो संसाधन होते हैं, इन संसाधनों का जो प्रयोग किया जाता है, वो भी किसी एक व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं किया जाता। इन सभी संसाधनों का जो प्रयोग है, वो पूरे समाज या पूरे समुदाय के कल्याण के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से जब सारे के सारे संसाधनों के ऊपर पूरे समुदाय का अधिकार होता है, तो फिर सभी के लिए जो है उन संसाधनों का प्रयोग करने का समान अवसर उपलब्ध होता है। दूसरी जो विशेषता है वो है केंद्रीय योजना प्राधिकरण या प्राधिकारी। तो ये जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है, ये जो है आर्थिक गतिविधियों के मामले में निर्णय लेती है। यानी जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं, चाहे वो प्रोडक्शन से संबंधित समस्या हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित समस्या हो, चाहे वो कंजप्शन से संबंधित समस्या हो,
सारे के सारे निर्णय जो है केंद्रीय योजना अधिकारी के द्वारा लिए जाते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार के द्वारा जो है अधिकारी नियुक्त किया जाता है, और फिर ये अधिकारी जो है सबसे पहले ये काम करता है कि भी एक देश के पास में कितने संसाधन हैं, इनका सर्वेक्षण करवाता है कि कितनी तो मानवीय पूंजी है उसके पास में, कितने उस देश के पास में भौतिक पूंजी है, और कितने उस देश के पास में प्राकृतिक संसाधन हैं। तो जब एक देश के पास में संसाधनों की मात्रा का पता चल जाता है, फिर उसके बाद में योजना बनाई जाती है कि किस-किस क्षेत्र के संसाधनों को किस-किस वस्तु के प्रोडक्शन में लगाना है। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है कितने संसाधन देने हैं, उद्योगों के विकास के ऊपर कितने संसाधनों को लगाना है, कितने संसाधन जो है वो कंजप्शन की वस्तुओं का प्रोडक्शन करेंगे, कितने संसाधन जो है उनको हम पूंजीवादी वस्तु यानी मशीनों के प्रोडक्शन में लगाएँगे, कितने संसाधनों को हम जो है सुरक्षा के ऊपर खर्च करेंगे। तो इस प्रकार से हर प्रकार के निर्णय जो है सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये एक केंद्रीय योजना जो अधिकारी होता है, वही जो है सारे के सारे निर्णय लेता है। इसके बाद है निजी संपत्ति का अधिकार सीमित होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर निजी व्यक्तियों को उत्पादन से संबंधित निर्णय करने की स्वतंत्रता नहीं होती। जैसा हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर देखा था कि एक व्यक्ति अपनी मर्जी से जिस वस्तु और सेवा के प्रोडक्शन को शुरू करना चाहता था, उसको शुरू करता था, और जितनी मात्रा में उन वस्तुओं और सेवाओं को प्रोडक्शन करना चाहता था, उतना ही वो प्रोडक्शन कर सकता था। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर निजी व्यक्तियों को ये आज़ादी नहीं है। तो जब निजी व्यक्तियों को अपने उत्पादन से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, तो क्योंकि संपत्ति जो होती है वो प्रोडक्शन से ही आती है, तो एक व्यक्ति के लिए निजी संपत्ति है, वो भी उसका जो है अधिकार सीमित कर देती है। यानी सरकार जो उसके अधिकार को सीमित करेगी, इसका अर्थ ये है कि एक व्यक्ति केवल सीमित मात्रा में ही अपनी पूंजी इकट्ठी कर सकता है, पूंजी बना सकता है। और ये सीमित मात्रा जो होती है, ये उसके जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं से तय होती है। यानी एक व्यक्ति को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जितनी संपत्ति की आवश्यकता होती है, केवल एक व्यक्ति उतनी ही निजी संपत्ति बना सकता है। उससे अधिक अगर वो संपत्ति बनाता है, तो उसके ऊपर उस व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, उसके ऊपर समुदाय या समाज या सरकार का अधिकार होगा। तो इस प्रकार से कई बार ये सवाल पैदा होता है कि क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का अधिकार बिल्कुल नहीं होता? ऐसा नहीं है। निजी संपत्ति का अधिकार तो होता है, लेकिन सीमित मात्रा में निजी संपत्ति इकट्ठा करने का अधिकार होता है। आगे निश्चित उद्देश्य, समाजवादी अर्थव्यवस्था के कुछ उद्देश्य जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। पहले उद्देश्यों को निश्चित किया जाता है कि एक समाज क्या चाहता है, एक समाज को किस चीज़ की आवश्यकता है। उसी के अनुसार जो है समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के उद्देश्य तय होंगे। समाजवाद के अंदर जो उद्देश्य तय हो गए, उसके बाद में फिर उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का आवंटन करने की योजना बनाई जाती है कि उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कितने-कितने संसाधनों का एलोकेशन किया जाए। जैसे उद्योगों का तीव्र विकास करना समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है। तो ऐसे में ज़्यादा संसाधन जो है फिर औद्योगिक क्षेत्र में लगाए जाएँगे। दूसरा, जीवन स्तर में सुधार। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना होता है कि लोग जो है अच्छे से अच्छा जीवन स्तर जो वो जिएँ, लोगों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएँ और सेवाएँ उपलब्ध हों। लेकिन जो वस्तुएँ और सेवाएँ उपलब्ध होंगी, वो केवल एक व्यक्ति विशेष को नहीं होंगी, वो पूरे समाज को उपलब्ध होंगी। पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और समाज कल्याण में वृद्धि। तो इस प्रकार से समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उद्देश्य विहीन नहीं होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी कुछ उद्देश्य होते हैं, और ये उद्देश्य ज़्यादातर समाज कल्याण से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है उसके जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बार हर वर्ष योजना बनाई जाती है, और फिर उन योजनाओं के अनुसार जो है उद्देश्यों की प्राप्ति होती है।
इसके बाद आर्थिक नियोजन। सबसे पहले हम नियोजन का अर्थ समझते हैं। देखिए, ये नियोजन को हम इंग्लिश में प्लानिंग बोलते हैं। अब प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग के अंदर सबसे पहले हम अपने उद्देश्यों को देखते हैं कि हमारे पास में क्या-क्या उद्देश्य है, किस-किस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं। फिर जो चीज़ हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास में कितने संसाधन अवेलेबल हैं, उनको हम देखते हैं। फिर उन्हीं संसाधनों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने की, उद्देश्यों को प्राप्त करने की एक कार्य योजना तैयार की जाती है। तो उसी कार्य योजना को हम नियोजन कहते हैं। यानी सोच समझ करके संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो योजना बनाई जाती है उसको हम नियोजन कहते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसके भी जो उद्देश्य होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसा कि हमने पीछे देखा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उद्देश्य जो होता है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, आर्थिक समानता प्राप्त करना है, या उसके अंदर जो उद्देश्य है वो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को बढ़ाना है। तो जो भी उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक जो है केंद्रीय नियोजन प्रणाली काम करती है। यानी केंद्रीय स्तर के ऊपर योजनाएं बनाई जाती है। केंद्रीय स्तर पर योजना का मतलब है कि सरकार का जो सर्वोच्च स्तर है वहाँ पर योजनाएं बनेंगी और फिर वो योजनाएं पूरे देश, पूरी अर्थव्यवस्था पर लागू होंगी। ऐसा नहीं है कि भी अलग-अलग योजनाएं कोई भी जो सरकार है उस सरकार के अंदर या एक देश के अंदर कोई राज्य कुछ ही प्लानिंग कर रहा है, कोई राज्य का भाग कोई और प्लानिंग कर रहा है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक योजना केंद्रीय स्तर पर बनती है और फिर उस योजना को लागू किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले मानवीय और भौतिक संसाधनों की मात्रा का पता लगाया जाता है और फिर उसी मात्रा के आधार पर ये निर्णय लिया जाता है कि भी कितने संसाधनों को किस क्षेत्र में लगाया जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने संसाधन लगाए जाएँ, इंडस्ट्री में कितने संसाधन लगाए जाएँ, एजुकेशन में कितने संसाधन लगाए जाएँ और रक्षा के क्षेत्र में कितने संसाधनों का आवंटन किया जाए। तो भारत के अंदर भी जो प्लानिंग शुरू हुई थी 1951 में, और 1951 में जो प्लानिंग शुरू हुई थी वो भारत के अंदर समाजवाद से प्रेरित ही थी। तो पंचवर्षीय योजनाएँ हमने अपनाई थी। तो 5 ईयर प्लान जो था वो 2017 तक चला। 2017 से जो है 5 ईयर प्लान को समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो नियोजन होता है, ये नियोजन जो होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। हालाँकि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएँ होती है उनमें भी प्लानिंग होती है, लेकिन जितने गंभीर स्तर पर, उच्च स्तर पर या जितनी गंभीरता से प्लानिंग समाजवादी अर्थव्यवस्था में की जाती है, उतनी प्लानिंग जो होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नहीं होती। इसके बाद सरकारी नियंत्रण। प्रत्येक जो आर्थिक क्रिया होती है, उस आर्थिक क्रिया पर सरकार का नियंत्रण होता है। अब सरकार को ये निर्णय करना होता है कि भी किन वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाना है और जिन वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाना है, उन वस्तुओं की जो मात्रा है वो कितनी होगी, उन वस्तुओं की मात्रा का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किन-किन में किया जाएगा और कितनी मात्रा में किया जाएगा, और उन वस्तुओं का प्रोडक्शन करने के लिए कौन-सी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, ये सारी की सारी जो आर्थिक गतिविधियाँ होती है, इनके ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है। और इन सारी आर्थिक क्रियाओं के संबंध में केंद्रीय स्तर पर योजना बनाई जाती है और फिर उस योजना को जो है राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकार है, उसके जो विभिन्न अंग है उसको लागू करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भी समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर सारी की सारी आर्थिक जो निर्णय होते हैं वो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। निवेश का स्तर क्या होगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बचत का लेवल क्या होगा, इस पर भी सरकार का नियंत्रण होता है। उत्पादन का स्तर क्या होगा, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, ये भी सरकार नियंत्रित करती है। उपभोग का स्तर भी सरकार नियंत्रित करती है। उपभोग का स्तर सरकार नियंत्रित कैसे करती है? प्रोडक्शन के माध्यम से। अगर सरकार किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाना चाहती है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकती है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा सकती है। तो इस प्रकार से सरकार जो होती है उपभोग को भी नियंत्रित करती है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि जितनी भी आर्थिक गतिविधि है वो सरकार के नियंत्रण में ही चलती है। प्रतियोगिता का अभाव, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार जो होती है एकाधिकारी की तरह कार्य करती है। यानी उत्पादन है,
उस पर भी सरकार का एकाधिकार होता है, उपभोग है उस पर भी सरकार का एकाधिकार होता है, और कीमतें क्या होंगी, यानी विभिन्न वस्तुओं की प्राइस क्या होगी, वो भी सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से निजी जो उद्योग होते हैं उनकी स्वतंत्रता नहीं होती, यानी कोई व्यक्ति जो होते हैं निजी उद्योग बड़े क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र कौन से हैं, जैसे रेलवे है, डाकतार व्यवस्था है, या जो बिजली का प्रोडक्शन है, ये जो बड़े-बड़े प्रोडक्शन सेक्टर होते हैं, उन सेक्टर के ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार ही वहाँ प्रोडक्शन करती है। तो ऐसे में वहाँ पर जो है किसी प्रकार की कोई कॉम्पिटिशन की जो भावना है वो नहीं होती। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर प्रतियोगिता नहीं होती, प्रतियोगिता न होने का कारण है उद्योगों की स्वतंत्रता न होना। अगर सभी व्यक्तियों को अपनी मर्जी के उद्योग लगाने की आज़ादी होती तो सारे अपने-अपने उद्योग लगा लेते। फिर प्रत्येक उद्योग दूसरे से आगे बढ़ने के लिए उससे प्रतियोगिता करता। तो निजी उद्योगों की स्वतंत्रता न होने की वजह से समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है। अधिकतम समाज कल्याण का उद्देश्य है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य उद्देश्य अधिकतम समाज कल्याण करना होता है। सभी आर्थिक निर्णय जो होते हैं वो समाज कल्याण की भावना से लिए जाते हैं। यानी किन वस्तुओं का प्रोडक्शन करना है, कितनी मात्रा में करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये सारे के सारे निर्णय समाज कल्याण को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। और समाज कल्याण में समाजवादी अर्थव्यवस्था में कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ आर्थिक क्रियाएं ऐसी होती है जो समाज के लिए बड़ी लाभदायक होती है। उनको जनता तक पहुंचाना बहुत ही आवश्यक होता है, लेकिन जब सरकार उनका प्रोडक्शन करती है तो सरकार को हानि होती है। लेकिन वो हानि उठा करके भी सरकार उन क्रियाओं को संचालित करती है, उन वस्तुओं और सेवाओं को जनता तक पहुंचाती है, क्योंकि उससे जो है समाज कल्याण बहुत अधिक होता है। जैसे अगर हम भारत के अंदर भी एग्जाम्पल लें तो रेलवे जो है, बहुत बार ये बताया जाता है कि घाटे में चल रही है। लेकिन रेलवे घाटे में चलने के बावजूद सरकार इसको जारी क्यों रखे हुए है? समाज कल्याण की भावना है, क्योंकि रेलवे बहुत ही सस्ती और सुगम यात्रा उपलब्ध करवाती है। तो इसलिए सरकार इसमें घाटा उठा करके भी जनता के कल्याण के लिए इसको जारी रखे हुए हैं। इसी प्रकार से अगर हम रोडवेज की बात करें तो वहाँ भी ये होता है कि रोडवेज घाटे में चल रही है, लेकिन फिर भी सरकार जो होती है समाज कल्याण के उद्देश्य से इसको जारी रखे हुए है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के अंदर समाज कल्याण जो होता है वो सर्वोपरि होता है। ऐसे में अगर सरकार को आर्थिक हानि भी होती है, तो उस आर्थिक हानि के बावजूद सरकार जो है समाज कल्याण की गतिविधियों को जारी रखती है। और जिन गतिविधियों से, जिन वस्तुओं की और सेवाओं के प्रोडक्शन से समाज का कल्याण नहीं होता, उन गतिविधियों से सरकार को चाहे कितना ही प्रॉफिट क्यों ना हो, सरकार उन गतिविधियों को संचालित नहीं करती, उन वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन नहीं करती। नेक्स्ट है सीमित निजी क्षेत्र। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है वही सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, वही महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। ज़्यादातर जो प्रोडक्शन का कार्य होता है वो सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा ही किया जाता है, और इसमें जो निजी क्षेत्र होता है इसको केवल कुछ ही छोटी-छोटी जो उत्पादन की गतिविधियां हैं उनको ही संचालित करने की अनुमति होती है। बड़े-बड़े जो उत्पादन के क्षेत्र होते हैं, बड़े-बड़े उद्योग जो होते हैं वो सरकार ही संचालित करती है। निजी क्षेत्र को उनमें जो है प्रोडक्शन करने की आज़ादी नहीं होती। इसका मतलब निजी क्षेत्र जो होता है उसके ऊपर जो है अनेक प्रकार के प्रतिबंध होते हैं, जिसकी वजह से उसका क्षेत्र जो काफ़ी सीमित होता है। आर्थिक समानता। समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति की जो स्वतंत्रता होती है वो काफ़ी सीमित होती है। यानी एक व्यक्ति जो होता है केवल सीमित मात्रा में ही निजी संपत्ति बना सकता है। इसकी वजह से आर्थिक असमानता जो काफ़ी कम पाई जाती है। पूंजीवादी क्षेत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार, क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार संपत्ति बनाने का अधिकार होता है। तो उसकी वजह से जिन व्यक्तियों के पास में ज़्यादा संसाधन उपलब्ध हैं, जिनको ज़्यादा अवसर उपलब्ध है, वो ज़्यादा मात्रा में संपत्ति ले लेंगे, वह संपत्ति बना लेंगे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अमीर हो जाएँगे। और जिन लोगों को अवसर कम मिले हैं, जिनके पास में संसाधन कम है, वो जो है गरीब रहेंगे। तो इस प्रकार निजी क्षेत्र की संपत्ति की स्वतंत्रता की वजह से पूंजीवादी क्षेत्र में असमानता ज़्यादा होती है, और समाजवादी क्षेत्र के अंदर या समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर आर्थिक समानता ज़्यादा होती है, क्योंकि यह निजी संपत्ति की ज़्यादा आज़ादी नहीं होती।
अब आ गया संसाधन आवंटन की समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें संसाधनों का एलोकेशन किस प्रकार से किया जाता है। संसाधन आवंटन का संबंध केंद्रीय समस्याओं के संबंध में निर्णय करने से होता है कि इस संबंध के अंदर केंद्रीय जो प्राधिकारी होता है वो समाज कल्याण को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है कि उसे किन वस्तुओं का प्रोडक्शन करना और कितनी मात्रा में करना है। दूसरा, प्रोडक्शन करते समय उसे कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है और तीसरा, प्रोडक्शन किसके लिए करना है। तो आइए एक-एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है समस्या होती है वो होती है क्या उत्पादन किया जाए। तो इसके बारे में सरकार निर्णय करते समय सबसे पहले उन वस्तुओं के प्रोडक्शन का निर्णय लेती है जिनसे समाज कल्याण अधिक मात्रा में होता है। इसके लिए सरकार जो आधारभूत आवश्यकताओं का पता लगाती है कि भी एक समाज के अंदर रहने वाले लोगों को किन आधारभूत वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता है। फिर उन्हीं आधारभूत वस्तुओं और सेवाओं को सबसे पहले प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद भी अगर संसाधन बच जाते हैं एक देश के पास में, तो फिर उन संसाधनों को दूसरे क्षेत्र में लगाया जाएगा। अब जो समाज कल्याण की वस्तुएँ, जो आधारभूत वस्तुएँ हैं, हो सकता है कि उनसे समाज कल्याण तो अधिक होता हो, लेकिन सरकार को उनके प्रोडक्शन में नुकसान होता हो। लेकिन सरकार उस नुकसान को उठा कर के भी समाज कल्याण करने के लिए उन वस्तुओं का प्रोडक्शन अवश्य करेगी। तो पहली जो समस्या है, क्या उत्पादन किया जाए, ये निर्णय सरकार समाज कल्याण को लेकर के ध्यान में रख कर के करती है। जिन वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन में अधिकतम समाज कल्याण होता है, उन वस्तुओं और सेवाओं का सबसे पहले प्रोडक्शन किया जाता है। दूसरा, उत्पादन कैसे किया जाए? उत्पादन कैसे किया जाए एक संबंध होता है उत्पादन की तकनीक से कि कौन-सी तकनीक अपनाई जाए। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, इसमें तकनीक का निर्णय लेते समय हम लागत न्यूनतम करने का प्रयास नहीं किया जाता। कि इसमें सरकार उस तकनीक का प्रयोग नहीं करती जिससे लागत न्यूनतम हो या उत्पादन में कुशलता आए। उत्पादन में कुशलता का मतलब कि अर्थव्यवस्था जो है उस तकनीक का प्रयोग करते हुए उत्पादन संभावना वक्र के स्तर पर चली जाए। इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर न तो लागत को न्यूनतम करने के लिए तकनीक अपनाई जाती है और न ही उत्पादन की कुशलता को प्राप्त करने के लिए तकनीकें अपनाई जाती है, बल्कि इसमें तो देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर के टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर एक देश के अंदर बेरोज़गारी अधिक मात्रा में है, तो वहाँ लोगों को रोज़गार देने के लिए, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था इस बात का निर्णय लेगी कि यहाँ श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन किया जाए। बेशक श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन करना महँगा ही क्यों न पड़ता हो, उससे लागत ही ज़्यादा क्यों न आती हो, उससे अकुशलता पूर्वक प्रोडक्शन भी क्यों न होता हो, लेकिन सरकार निर्णय यही लेगी कि देश हित में ये है कि श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाए। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें न्यूनतम लागत वाली टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर अधिकतम समाज कल्याण प्रदान करने वाली टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। तो जिनमें श्रमिकों की मात्रा अधिक है, वहाँ पर समाज कल्याण श्रमिकों को रोजगार देने में है, तो ऐसे में वहाँ पर जो है श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है उत्पादन किसके लिए किया जाए? समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन किसके लिए किया जाए, इसका निर्णय लोगों की कल्याण की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके केंद्रीय नियोजन प्राधिकारी के द्वारा किया जाता है। अब लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने का मतलब क्या है कि सबसे पहले सरकार ये देखती है कि समाज का वो कौन सा वर्ग है, जिस वर्ग की जो हालत है वो सबसे कमज़ोर है। फिर सरकार जो है सबसे पहले उन्हीं के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करेगी। तो इस प्रकार से सरकार जो होती है वो इस बात को ध्यान में रख कर के आर्थिक निर्णय लेती है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, कि इसमें जो वर्ग पहले वंचित रहा है उस वर्ग को जो है सबसे पहले वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हो, ताकि समाज के अंदर आर्थिक समानता आ सके। तो उत्पादन किसके लिए किया जाए, इसका निर्णय लेते समय सरकार के सामने एक ही उद्देश्य होता है कि समाज में आर्थिक समानता लाना। अब आर्थिक समानता का मतलब है कि जिस वर्ग के पास में पहले से ही संसाधन उपलब्ध है, उस वर्ग के लिए सरकार पहले अपनी तरफ से वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन नहीं करेगी, बल्कि जो
तबके का तबका है, जो निम्न स्तर के लोग हैं, जिनका जीवन स्तर अभी ऊपर नहीं उठा है, उनके लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन किया जाएगा ताकि उनका जीवन स्तर ऊँचा उठे और वो भी जो है उच्च तबके के बराबर आ सके। तो इस प्रकार से उत्पादन किसके लिए किया जाए, इसका निर्णय जो है आर्थिक समानता और लोगों के कल्याण की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर के लिया जाता है। इसके साथ अपना ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।